Hello students, welcome back to our YouTube channel बायोशास्त्र. Today we are studying about glycolysis. So ये एक रेस्पिरेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्चुअल रेस्पिरेशन यहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है. सो हमने इसके पहले रेस्पिरेशन का कुछ बेसिक स्टडी कर लिया था. अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियोस देख लेना. ओके. सो ग्लाइकोलिसिस ये नीट के प्रोस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ग्लाइकोलिसिस, as this name suggests, glyco, that is sugar, or we can say glucose, and lysis means breakdown. ठीक है. lysis का मीनिंग याद रखना. lysis means breakdown. ठीक है. किसी भी चीज का लाइसिस करना यानी उसका ब्रेकडाउन करना. सपोज अगर मैं सेल लाइसिस करता हूं यानी मैं सेल का ब्रेकडाउन कर रहा हूं. यहां पे मैं किसका लाइसिस कर रहा हूं तो ग्लाइको दैट इज शुगर यानी ग्लूकोज. ठीक है. सो जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस. अगेन हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था. एनर्जी आएगा कहां से, ग्लूकोज से आएगा. ग्लूकोज को पहले हमें तोड़ना पड़ेगा ना. जब उनके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है. सो जब मैं इस ग्लूकोज को तोड़ूंगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. क्या आपको ये वर्ड का मीनिंग समझा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. नाउ the scheme of glycolysis was given by Gustavo Emden, Otto Meroff and J. Parnas. See, Emden का E, Meroff का M and Parnas का P. इसके लिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं. ठीक है. आइदर इसको आप ग्लाइकोलिसिस कहो या फिर EMP पाथवे कहो, वन एंड द सेम. सो कभी कभी आपको एग्जाम में EMP पाथवे पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. EMP पाथवे इज नथिंग बट अ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. नाउ ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म. सी स्टूडेंट्स, दिस इज सेल, ये है उसका न्यूक्लियस और ये जो बाहर का सारा पार्ट है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म. एंड अपना ग्लाइकोलिसिस भी इसी साइटोप्लाज्म पर होता है. ठीक है. इसके बाकी के जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो हमने पहले स्टडी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर. बट ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी. ओके. नाउ अगेन ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, यानी कि ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका मीनिंग समझाया था. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता. तो आपका रेस्पिरेशन एरोबिक होने दो या फिर एनारोबिक होने दो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस ये स्टेप कॉमन होगा. एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस सेम चलेगा. ठीक है. नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि एनारोबिक जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली प्रोकैरियोट्स में होता है. ठीक है. यूकैरियोट्स में भी होता है बट कुछ प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा करके होता है. एंड प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता था. ठीक है. प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव सेल, बहुत पुराने ज़माने के, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता था, बट स्टिल उनमें रेस्पिरेशन तो करना है, उनको एनर्जी तो चाहिए, इसके लिए ग्लाइकोलिसिस तो करना होगा. तो न्यूक्लियस नहीं है, इसके लिए वो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता था. एंड अभी भी वो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है. ओके. नाउ ग्लाइकोलिसिस का एग्जैक्टली मेन मोटिव क्या है, तो एक ग्लूकोज तोड़कर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं. ठीक है. ये एक स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ये एक अल्टीमेट स्टेप है, यानी कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे. ठीक है. बट एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, इसके बीच में 10 स्टेप है, 10 स्टेप. ठीक है. एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जो हम अभी स्टडी करेंगे. बट ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो 2 पायरुविक एसिड बनना, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है. ठीक है. एक याद रखो, एक ग्लूकोज का 2 एसिड बनेगा. कौन सा एसिड, पायरुविक एसिड. ओके. पायरुविक एसिड किसी टेक्स्ट में पायरुविक एसिड लिखा होता है, किसी में पायरुएट भी लिखा होता है. ठीक है. पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड नथिंग बट सेम, ये जस्ट एक सॉल्ट फॉर्म है, ये एसिड फॉर्म है. ठीक है. सो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या क्या देखा, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं. ये होता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म पर होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है. ठीक है. ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक में रेस्पिरेशन में कॉमन स्टेप है. ओके. ग्लाइकोलिसिस दोनों में भी सेम ही होता है. एंड एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं. कैसे बनते हैं देखेंगे अभी. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट. नाउ इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज. ठीक है. प्लांट्स में जो
फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनता है या फिर उनका जो खाना बनता है वो सुक्रोज फॉर्म में होता है। ठीक है, भी सुक्रोज डायरेक्टली रेस्पिरेशन में नहीं जा सकता, बिकॉज अभी हमने देखा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सुक्रोज का ब्रेकडाउन नहीं होता। तो पहले हमें इस सुक्रोज को तोड़कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। ठीक है, एंड वो सुक्रोज किस में तोड़ता है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसके अंदर दो शुगर प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। तो ये दो मोनोसैकेराइड्स मिलके एक सुक्रोज नाम का डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है, एंड जब हम इस सुक्रोज को तोड़ेंगे एक ग्लूकोज एंड एक फ्रुक्टोज बाहर निकलेगा। नाउ ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों भी डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जा सकती है। ठीक है, सो ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, सुक्रोज। सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज नाम का एक एंजाइम है जो कि सुक्रोज को तोड़ने का काम करेगा। ओके, एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स, कौन से मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैन एंटर इनटू दिस पाथवे, विच पाथवे, ग्लाइकोलिसिस। राइट, सो ये था कुछ ग्लाइकोलिसिस का बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक्चुअल पाथवे पर। सो सी, सबसे पहला ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग छोटा है, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है, जस्ट ट्राई टू फोकस। ठीक है, सो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ग्लूकोज है हमारा यहाँ पे, ग्लूकोज, GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कैसा कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। राइट, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ये तो हमें पहले से पता है ना। ग्लूकोज का जो 6th कार्बन है, ग्लूकोज का 6th कार्बन, उस कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। उस कार्बन पर क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेंगे। ठीक है, जो पहले एक ग्लूकोज का मेरा स्ट्रक्चर था उसके 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच हो गया, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी ये जो फॉस्फेट अटैच हुआ है ये आया कहाँ से, तो ये आता है हमारे ATP से। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट है उसके पास, 3 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट इसने ग्लूकोज को दे दिया। राइट, सी अगेन ध्यान दो, ATP के पास कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। उसने एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, उसके पास कितने बचे, 2 बचे। इसके लिए क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जो पहले 3 फॉस्फेट थे अभी 2 बचे। सो एक ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6th कार्बन पर हमने एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया, एंड एक ATP, इसी फॉस्फेट ग्रुप अटैच कौन करेगा, ATP अटैच करेगा, बिकॉज उसके पास 3 फॉस्फेट है। एक इसको दे दिया, बचा ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन परफॉर्म की एक एंजाइम ने, दैट इज हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, दैट काइनेज नाम का जो भी एंजाइम होता है, ठीक है, जो भी एंजाइम काइनेज नाम का होता है वो ऑलवेज एडिशन ऑफ फॉस्फेट करता है। ठीक है, ये लिख लो कहीं तो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस भी टर्म के साथ काइनेज वर्ड आएगा, जिस भी एंजाइम के साथ काइनेज, देखो जैसे कि यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है, तो काइनेज का काम क्या होता है, दैट एडिशन ऑफ फॉस्फेट। काइनेज हमेशा एक फॉस्फेट को ऐड करेगा, वही फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, जैसे काइनेज एक फॉस्फेट को ऐड करेगा, फॉस्फेटेज एक फॉस्फेट को रिमूव करेगा। ठीक है, ये याद रखना। सो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसी एंजाइम से इस रिएक्शन की स्टार्ट होती है। अगेन ग्लूकोज था, एक ATP आया, उसने एक ADP बाहर गया, बिकॉज एक फॉस्फेट ऐड किया। कहाँ पे ऐड किया, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर ऐड किया।
ये ऐड करने वाला एंजाइम कौन था? हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम था। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। दोनों आइसोमर ही है अपने। और ये एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ एक आपने चीज़ नोटिस किया होगा, ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, क्या एक कार्बन का एडिशन हुआ है? नहीं। इसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड ही होगा एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन ही कंपाउंड होगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर्स है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है, ठीक है। सो ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंड होंगे। नाउ नेक्स्ट क्या होता है? सी, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। और ये करवाएगा कौन? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सी, जो हेक्सोकाइनेज इंपॉर्टेंट था वैसे ही फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या नाम है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। दी काइनेज वर्ड आया, काइनेज। काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट का एडिशन करेगा। पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, यानी कि फ्रुक्टोज के 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। नाउ यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आया। काइनेज ये क्या करेगा? अगेन फॉस्फेट का एडिशन करेगा। 6th कार्बन पर ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो ये क्या करेगा? 1st कार्बन पर भी एक फॉस्फेट को ऐड करेगा। जो फ्रुक्टोज के पहले 6th कार्बन पर ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, नाउ फ्रुक्टोज के ही 1st कार्बन पर एक और फॉस्फेट अटैच होगा। इसके लिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। बाय यानी 2। सो ये अपना प्रोडक्ट क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? तो ये भी आएगा एटीपी से, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो भी फॉस्फेट का एडिशन होता है, जो फॉस्फेट एडिशन तो करवाता है काइनेज, एंड फॉस्फेट आएगा कहाँ से? तो एटीपी से आएगा। बिकॉज एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट, बहुत फॉस्फेट है उसके पास, हमेशा फॉस्फेट को वो डोनेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने एक और एटीपी यूज़ किया एंड क्या कन्वर्ट हुआ? एडीपी। एंड अपना प्रोडक्ट क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अभी तक ने नोटिस किया होगा हमने 2 एटीपी यूज़ किए। सबसे पहले हेक्सोकाइनेज ने यूज़ किया, यहाँ पे एटीपी यूज़ किया, एडीपी बना। देन एक और एटीपी यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। टोटल हमने 2 एटीपी यूज़ किए। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है DHAP, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? अल्डोलेज, ओके। सो फ्रुक्टोज 1,6, देखो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये 2 में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला है इसका DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और किस में कन्वर्ट होगा? G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ लिसन केयरफुली, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा। बिकॉज हमने कार्बन ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ऐड किया, जिसकी वजह से कार्बन का नंबर सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड होगा। बट जब अल्डोलेज नाम का एंजाइम आएगा, ये क्या करेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ेगा इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ लिसन केयरफुली, ये जो DHAP एंड G3P नाम का प्रोडक्ट है, ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है।
ये कैसे है दोनों? 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ओके, DHAPB एंड G3PB। नाउ ये जो DHAP है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कभी आगे रेस्पिरेशन में नहीं जाता सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अगेन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 प्रोडक्ट बने, DHAP एंड G3P। ये जो G3P है सिर्फ और सिर्फ यही रेस्पिरेशन में आगे जाता है, DHAP रेस्पिरेशन में आगे नहीं जाता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस DHAP को G3P में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें तो रेस्पिरेशन करना है और DHAP नहीं जा रहा रेस्पिरेशन में, तो हम क्या करेंगे, DHAP को G3P में कन्वर्ट करेंगे। एंड अभी अपने पास जब हम G3P एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है, राइट, एक DHAP को मैंने G3P में कन्वर्ट किया, तो अपने पास कितने G3P बने, 2 G3P बने। समझा? अगेन ध्यान से सुनो, एक तो ऑलरेडी G3P बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक DHAP बना था, उस DHAP को मैंने G3P में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी अपने पास कितने मॉलिक्यूल है G3P के, 2 मॉलिक्यूल्स है। देखो दिख रहे हैं आपको G3P, इस हाथ में एक है, इस हाथ में एक है, ओके। सो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है, ये करता कौन है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एंजाइम DHAP को G3P में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये अगेन बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, यहाँ पे कुछ NAD आते हैं, देखो NAD, एंड NAD कन्वर्ट होते हैं NADH में, ठीक है। NAD किस में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, NAD विल गेट कन्वर्टेड टू NADH, ठीक है। ये जो NADH है, ये हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। NADH एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, बट ये बनता ग्लाइकोलिसिस में है, ठीक है। ये जो स्टेप है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इस रिएक्शन में याद रखना एक 2 NAD यूज होता है एंड 2 NADH बनते हैं, ठीक है। NADH बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अपना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP देता है, ठीक है। और ये करवाता कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ओके। यहाँ पे क्या बनेगा, NADH बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये 6th वाला रिएक्शन है। अभी तक हमने 6 रिएक्शन देखे। फर्स्ट वाले रिएक्शन में एक ATP यूज़ किया, थर्ड वाले रिएक्शन में एक और ATP यूज़ किया, एंड 6th वाले रिएक्शन में एक NAD यूज़ किया एंड NADH बनाया, ओके। नाउ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे ये जो एंजाइम है कौन सा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये क्या करता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो 1,3 बिसफॉस्फो यानी कि 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट कम किया एंड बना क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब बना तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, एक ADP कन्वर्ट हुआ ATP में, ठीक है। सी ATP हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं बिकॉज हमें ATP बनाना है, राइट। एंड ग्लाइकोलिसिस स्टेप में अभी तक देखो 2 ATP बन गए हैं, ठीक है, बिकॉज 2 G3P है ना। अभी हमने देखा था कि एक G3P यहाँ पे बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP भी G3P में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये जो सारे के सारे रिएक्शंस है ना, 6 के बाद के जितने भी रिएक्शंस है वो 2 बार चलेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक रिएक्शन में एक ADP से एक ATP बनेगा, तो वही दूसरा वाला G3P एक ADP से दूसरा ATP बनाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ पे 2 ATP मिल गए, ठीक है। चलते हैं आगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ठीक है। ये क्या करता है, जो 3rd कार्बन पर फॉस्फेट है उसको शिफ्ट करता है 2nd कार्बन पर फॉस्फेट, ओके। देन यहाँ से एक और एंजाइम, यहाँ पे एक और रिएक्शन होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। एंजाइम कौन सा है, इनोलेज। ये रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बिकॉज एक H2O इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है। अगेन 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, जब ये रिएक्शन बनता है तब एक H2O इसमें से बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें पानी बाहर निकल रहा है। नाउ
लास्ट स्टेप दैट इज 10th स्टेप होता क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट काइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखो ये फर्स्ट वाला एंजाइम है ना, ये याद रखना है, हेक्सोकाइनेज। थर्ड वाला एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये भी याद रखना है। एंड पायरुवेट काइनेज, ये भी एंजाइम आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फाइनल अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, पायरुवेट और पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट दोनों सही है, ठीक है। सो ये सारा का सारा आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। टोटल 10 स्टेप है रेस्पिरेशन में। हमने यूज क्या क्या किया, एक ग्लूकोज यूज किया, ठीक है। देन हमें देखो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पर एक एक ATP लगे, सो 2 ATP यूज किए हमने, राइट। एंड हमने जो 6th वाला स्टेप है वहां पे एक NAD भी यूज किया। NAD का फुल फॉर्म याद रखना, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। एंड हमें एक ग्लाइकोलिसिस से मिला क्या क्या, टोटल हमें 4 ATP मिले, ठीक है। 2 यहाँ पे 7th वाले स्टेज पर एंड 2 यहाँ पे 10th वाले स्टेज पर, ठीक है। दोनों भी काइनेजी एंजाइम है, ओके। एंड हमें एक क्या मिला, सॉरी हमें 2 क्या मिले, NADH मिले, ठीक है। ये NADH हमें आगे काम आएगा, ठीक है। अभी तो हम ये जस्ट बना के रख रहे हैं, आगे हम इसका यूज करेंगे टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो हमें क्या क्या मिला, 4 ATP मिले एंड 2 NADH मिला एंड 2 पायरुवेट मिला, ठीक है। यही पायरुवेट आगे के साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। सो ये था सारा का सारा ग्लाइकोलिसिस। आपको एक ग्लाइकोलिसिस का ये जो टेबल, ये जो चार्ट है ना, ये फ्लो डायग्राम, ये आप एक अच्छे से पेज पर बनाओगे, ठीक है। जो भी एंजाइम्स है वो लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, 10 के 10 रिएक्शंस। एंड ये जो फर्स्ट, थर्ड एंड 10th रिएक्शन है उसके एंजाइम्स आपको याद रखना है। मैं तो बोलता हूँ सारे एंजाइम्स याद रखो, बट फर्स्ट, थर्ड एंड 10th पर ज़्यादा फोकस देना। एंड अपने बाय प्रोडक्ट क्या है ये भी आपको याद रखने हैं ग्लाइकोलिसिस के। एंड हर रोज़ आते जाते वो ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट देखो, तभी आपको ये ग्लाइकोलिसिस याद होगा, ठीक है। ये 10 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये सारे का सारे स्टेप आपको आने चाहिए। आप ये लिख के प्रैक्टिस करो तभी आपको ये याद रहेगा। नाउ एक आपको पॉइंट बताना मैं भूल गया, सी ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन DHAP और ये ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन होता है। और ये लास्ट तक 3 कार्बन कंपाउंड ही रहता है। ये जो आपका पायरुवेट होता है ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड ही होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और यही 3 कार्बन आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रेब्स साइकिल बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको ये ग्लाइकोलिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।